नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी यूट्यूब चैनल साहित्यिक कृति में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से प्रेम चरित्र के बारे में पढ़कर समाप्त कर लिया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे जाकर आप लोग अच्छे से देख लें। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी वीडियो हमने हिंदी साहित्य की बनाई है उन सभी का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उसे अच्छे से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने वीडियो में बार बार कहती हूँ कि उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे बनाए हुए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं उन सभी वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बतलाती हूँ जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज का हमारा विषय है समकालीन कहानी, जिसमें है नई कहानी से अब तक। हम लोग आज समकालीन कहानी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पिछले वीडियो में हमने प्रेम चरित्र के बारे में जाना था और उस समय कौन सी कहानियाँ कितनी महत्वपूर्ण थी उनके बारे में हमने विस्तारपूर्वक बताया था। तो आज हम देखेंगे समकालीन कहानी। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी के नाम का किसने प्रयोग किया था? दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले किया था। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक जो कि इस प्रकार से हैं, हम लोग देखेंगे। कहानी आंदोलन, प्रवर्तक और वर्ष, जिसमें पहले कहानी आंदोलन में है नई कहानी। इसके प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, दूसरे हैं मोहन राकेश, तीसरे हैं कमलेश्वर और कहानी में है गंगा प्रसाद बिमल। इनका सन था 1960। और भी है इसमें सचेतन कहानी, इसके प्रवर्तक है महीप सिंह, इसका वर्ष था 1964। और है सहज कहानी, इसके प्रवर्तक हैं अमृत राय और इसका वर्ष था 1968। इसमें और भी हैं, जैसा कि हमने बताया कि सहज कहानी के प्रवर्तक और वर्ष। और है इसमें समांतर कहानी, इसके प्रवर्तक है कमलेश्वर और इसका वर्ष है 1972 ईस्वी। और है सक्रिय कहानी, इसके प्रवर्तक है राकेश वस्त और इसका भी वर्ष है 1979। और भी है जनवादी कहानी, इसके प्रवर्तक के बारे में तो नहीं इसमें बताया गया है, इसका वर्ष है 1982। सठो उत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद बिमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा। जो सठो उत्तरी कहानी है इसको गंगा प्रसाद बिमल ने समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद ही कहानी का व्याख्या करने का प्रारंभ कर दिया था। ये किसने किया था? गंगा प्रसाद बिमल ने। गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा कि कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उनका यह कथन है कि कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह करती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुरानी मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसीलिए व्यक्त नहीं करती है कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। ये
पूरा कथन किसका है? ये गंगा प्रसाद बिमल की कथन है कहानी के बारे में। और है कथाकार मार्टिन ने लिखा है, जो कथाकार मार्केंडी हैं उन्होंने लिखा है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है, उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलुओं पर आधारित है। ये किसका कथन है? एक कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। जो सचेतन कहानी है इसका आरंभ किसके द्वारा माना जाता है? डॉक्टर महीप सिंह के ये आधार पत्रिका से। फिर डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। जो महीप सिंह है उन्होंने अपना ये कथन बताया। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप से करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। ये किसका कथन है? अमृत राय का। और किसके संबंध में? ये सहज कहानी के संबंध में इन्होंने लिखा है। और भी इसमें प्रवर्तक है, जैसे है अमृत राय। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। जो अमृत राय है उन्होंने सहज कहानी का आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया है। कमलेश्वर ने अकहानीकारों की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में अस्या प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया था। ये जो कमलेश्वर कहानीकार हैं उन्होंने ये धर्म युग में अस्या जैसा कि हमने बताया कि कमलेश्वर ने अकहानीकार की भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए जो धर्मयुग अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक में एक लेख प्रकाशित करवाया था। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता था। जो समांतर कहानी है इसमें आम आदमी को प्रतिष्ठित करने का बल दिया जाता था। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। जो राकेश हैं उन्होंने मंच पत्रिका के द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वत्स ने लिखा कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवतांत की कहानी। ये किसने लिखा है? राकेश ने। जनवादी कहानी। जनवादी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिनिवेशन के साथ हुआ। ये कब हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ था। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। जैसा कि हमने बताया कि जनवादी कहानी का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ था। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसान, मजदूर, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। जो नामवर सिंह है उन्होंने परिंदे को हिंदी का पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने लिखा कि परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्त, स्मृति से मुक्त, उस चीज़ से मुक्त जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है।
सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपनी साक्षी हो जाती है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। ये नामवर सिंह ने परिंदे की कहानी में बताया है। जिसमें हम देखेंगे कि हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और कहानी संग्रह, जिसमें पहले है भीष्म साहनी, इनका कहानी है भाग्य रेखा, दूसरा इनका है पहला पाठ और तीसरा है भटकती राख, चौथा है पटरियाँ, वाडिचू है इनका पांचवा और इनका छठवां है शोभा यात्रा, सातवां है निशाचर और इनका आठवां है पाली और इनका सबसे अंतिम है डायन। ये भीम साहनी की कहानी संग्रह है। और है इसमें मुक्ति बोध, इनका कहानी है काठ का सपना, दूसरा इनका है सतह से उठता आदमी। और भी इसमें महत्वपूर्ण है जिसे भैरव प्रसाद गुप्त का कहानी है मोहब्बत की राहें, दूसरा है फरिश्ता, इनका तीसरा है बिगड़े हुए दिमाग, चौथा है इंसान और इनका पांचवा है सितार के तार और छठवां इनका है बलिदान की कहानियाँ। और है इनका मंजिल कहानी, महफिल है और है इनका सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टिकुली और है इनका सबसे अंतिम आप क्या कर रहे हो। ये किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त का। और है महत्वपूर्ण कहानीकार जिसमें इनका है कहानी जिंदगी और जोक, ये है अमरकांत की कहानी। और दूसरा है देश के लोग, तीसरा है मौत का नगर, चौथा इनका है मिलन मित्र, पांचवा इनका है कुहासा और छठवां इनका है एक धनी व्यक्ति का बयान, सातवां है सुख और दुख का साथ। और भी महत्वपूर्ण है इसमें जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और कहानी है वो हम लोग और भी देखेंगे। जैसे इसमें है राजेंद्र यादव, इनकी कहानी है देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना और भी इनका है कहानी अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल और अन्य कहानियाँ, ये सब इनकी कहानी है। ये राजेंद्र यादव की। और हम देखेंगे मोहन राकेश की इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और भी हैं कहानीकार कमलेश्वर, इनका है राजा निर्बंसिया और है इनका कस्बे का आदमी। जैसा कि हमने बताया इसमें कस्बे का आदमी। और भी है खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और है इनका सबसे अंतिम आज़ादी मुबारक। धर्मवीर भारती का हम देखेंगे कहानी मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, तीसरा इनका है चांद और टूटे हुए लोग, चौथा इनका है बंद गली का आखिरी मकान, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण है स्वर्ग और पृथ्वी, जो धर्मवीर भारती की कहानी है। और है इसमें लक्ष्मी नारायण, इनका है अब हम देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी, इनका है सूने आंगन रस बरसे, दूसरा है नए स्वर नई रेखाएं, एक बूंद जल, चौथा इनका है एक और कहानी और इनका सबसे अंतिम है डाकू आए थे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।